स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के विषय में हमारी जो चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन के विषय में। हालांकि भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के विषय में तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, लेकिन वहां पर नगरीय प्रशासन के विषय में, नगरीय पंचायत के विषय में, स्वशासन के विषय में कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि 7वीं अनुसूची में शामिल कर इस विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वशासन की बात है, हालांकि उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण की रफ्तार अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन नगरीय स्वशासन के संबंध में यहां पर विचार शुरू से ही किया गया है और स्वतंत्रता से पूर्व ही 1916 में एक अधिनियम पारित किया गया इस संदर्भ में, जिस अधिनियम को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कहते हैं। नगरीय स्वशासन को और ज्यादा सुव्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से 1959 में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम पारित किया गया और व्यवस्थित ढंग से यहां पर नगरीय स्वशासन की शुरुआत हुई। संविधान में जब 74वां संशोधन 1992 में किया गया, तो उस समय पहली बार स्थानीय नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में एक नया भाग 9 और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती संस्थाओं में सुधार करने के उद्देश्य से एक नया संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसको उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन संशोधन अधिनियम 1994 कहते हैं। इस अधिनियम की खासियत यह है कि गांव के समान नगरों में भी त्रिस्तरीय नगरीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। 3 स्तरों पर अर्बन लोकल बॉडीज की स्थापना की गई है। अब देख लेते हैं कि 74th अमेंडमेंट और 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नगरीय अधिनियम में जो संशोधन किए गए, उसके अनुसार इस समय क्या स्थिति है नगरीय स्वशासन की, नगरीय संस्थाओं की, कैसे वो गठित होती हैं और किस किस स्तर पर उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत का गठन किया गया 74th अमेंडमेंट के बाद। इससे पहले जो कानून लागू थे उसमें नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया कमेटीज की चर्चा की गई थी। ऐसे क्षेत्रों के लिए ये कमेटीज बनाई गई थी जो ना तो पूरी तरह नगर हैं और ना ही पूरी तरह उनका स्वरूप ग्राम का है। यानी जो क्षेत्र गांव से नगर के रूप में विकसित होने की राह पर हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए टाउन एरिया कमेटी बनाई गई थी या नोटिफाइड एरिया कमेटीज बनाई गई थी। 74th अमेंडमेंट के बाद इन कमेटीज को नगर पंचायत के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी सबसे निचले स्तर पर सबसे प्रारंभिक संस्था के रूप में नगर पंचायतों की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र में किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बदल रहा हो। दूसरे स्तर पर नगर पालिका परिषद की बात कही गई है, जो नगर पालिका परिषद छोटे शहरों के लिए बनाई जाएगी
यानी जिनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल कम है, और बहुत बड़े नगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया जाएगा, जो नगरीय पंचायती राज में सर्वोच्च स्तर की संस्था है। तो इस अधिनियम के अनुसार नगरीय संस्थाओं के विषय में और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए। जैसे आपने देखा कि टाउन एरिया कमेटीज और नोटिफाइड एरिया कमेटीज को नगर पंचायत के रूप में बदल दिया गया, और नगर निगम का गठन बड़ी जनसंख्या वाले महानगरों के लिए किया गया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1959 में जिस उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम को पारित किया गया, उसके अनुसार बड़े शहरों के लिए नगर निगम के गठन का प्रावधान या नगर महापालिका के गठन का प्रावधान किया गया। तो संशोधित अधिनियमों में भी उनकी वो स्थिति जारी है, उनका वो महत्व जारी है। इसके साथ साथ एक परिवर्तन ये किया गया नगरीय स्वशासन के क्षेत्र में कि हर महापालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। एक शहर को कई वार्ड्स में बांटा जाएगा और लगभग 3 लाख की जनसंख्या पर एक वार्ड समिति बनाई जाएगी, और ये वार्ड समिति कैसे गठित होगी? उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जो जनप्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा, उस वार्ड की जनता के द्वारा चुना जाएगा, वो उस वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा, और उसके साथ साथ 10 अन्य ऐसे लोग भी होंगे जिनको नगर पालिका परिषद मनोनीत करेगी। और वार्ड समिति में शामिल होने वाले ऐसे सदस्य पंजीकृत मतदाता होंगे उस वार्ड के, या नगरीय प्रशासन का अनुभव रखने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, या नागरिक कल्याण समितियों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। ग्राम पंचायतों के समान ही नगरीय संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में। हालांकि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा तय कर दी गई कि किसी भी हालत में 27% से ज्यादा सीटें उनके लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए। 1/3 स्थान महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित कर दिए गए, और इसके साथ साथ इसी संशोधन अधिनियम के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया। इससे पहले ग्राम पंचायतों के समान ही नगरीय संस्थाओं का भी निर्वाचन समय पर नहीं हो पा रहा था। कई बार गठित होती थी, कई बार नहीं गठित होती थी, उनका इलेक्शन नहीं होता था। इन सब पर रोक लगा दी गई, और ये कहा गया इस अधिनियम के तहत कि हर 5 वर्ष में नगरीय संस्थाओं का चुनाव आवश्यक होगा। हालांकि राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो बीच में भी इन्हें भंग कर सकती है, लेकिन भंग होने के या कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर ही इनका इलेक्शन कराना आवश्यक होगा। तो ये कुछ प्रावधान, कुछ संशोधन किए गए इस 74th अमेंडमेंट के द्वारा, जिसके अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने भी संशोधन अधिनियम पारित किया 1994 में। नगर पंचायतें जो त्रिस्तरीय नगरीय पंचायती राज की व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई है, यानी जैसे ग्राम पंचायतें ग्रामीण लेवल पे हैं, वही स्थिति शहरी स्तर पर नगर पंचायतों की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 28 नई नगर पंचायतें बनाई जाएंगी, उनका इलेक्शन होगा, और इससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे ग्रामीण क्षेत्र नगरीकरण की दिशा में अग्रसर हैं, और इसीलिए सरकार ने उन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया है। अब ये नगर पंचायत और
नगर पालिका परिषद कैसे गठित होती है, इसके विषय में जान लेते हैं। नगर पालिका परिषद जो छोटे शहरों के लिए बनाई जाती है, इसका गठन अमूमन 20,000 की आबादी पर किया जाता है और एक नगर पालिका परिषद में एक चेयरमैन प्रशासनिक अधिकारी होता है और इस प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर नगर परिषद या नगर पालिका परिषद का नियंत्रण होता है। नगर पालिका परिषद कैसे गठित होती है, कैसे इसका इलेक्शन होता है? पूरे शहर को उतने वार्ड्स में विभक्त कर दिया जाता है जितने सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए चुने जाने हैं और हर वार्ड से मतदाता अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर चुनते हैं। बाद में जब ये सारे प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं तो यही अपने में से अध्यक्षता करने के लिए महापौर का चुनाव करते हैं। तो नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत किनसे मिलकर बनती है, कौन लोग उसके सदस्य हो सकते हैं? तो एक तो अध्यक्ष होता है इनका और दूसरे कम से कम 25 और अधिक से अधिक 55 की संख्या में निर्वाचित सदस्य होते हैं नगर पालिका परिषद में और इसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा गजट में जारी किया जाता है कि अमुक नगर पालिका के लिए इतने सदस्य निर्वाचित होंगे। जहां तक नगर पंचायत के सदस्यों का प्रश्न है, उनकी संख्या की बात है, तो उनकी संख्या अधिकतम 25 हो सकती है। यानी एक नगर पंचायत के लिए अधिक से अधिक 25 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं और इनकी सदस्य संख्या का निर्धारण भी राज्य सरकार के द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा नगर पालिका परिषद में या नगर पंचायत में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। जैसे उस नगर पालिका क्षेत्र से संबंधित जो भी लोकसभा का सदस्य है या राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, वे उस नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के मनोनीत सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र से जितने भी सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं या राज्य विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं, वो भी इसके मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य सरकार 3 में से 5 सदस्यों को, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का अनुभव है, मनोनीत कर सकती है। असल में ये जो लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ये पदेन सदस्य होते हैं। इन संस्थाओं का मेंबर चुने जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो अपने नगर पालिका क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के सदस्य हो जाते हैं या नगर पंचायत के सदस्य हो जाते हैं। 3 से 5 जो सदस्य राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो ऐसे सदस्य होते हैं जिनको नगर प्रशासन के बारे में अनुभव होता है, जिन्हें विशेषज्ञता हासिल होती है। तो इस तरह से पदेन, मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों के साथ नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का गठन होता है। अब नगर पालिका परिषद का सदस्य बनने के लिए या नगर पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं, वही जो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए हैं या ग्रामीण स्तर पर पंचायती संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्धारित की गई हैं। यानी भारत का नागरिक होना, 21 वर्ष की उम्र का होना और नगर पालिका या नगर पंचायत की जो निर्वाचन सूची तैयार की गई है, उस सूची में मतदाता के रूप में उसका नाम होना चाहिए। और लास्टली, उस कैंडिडेट को, उस सदस्य को सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जो भी कैंडिडेट इन योग्यताओं को पूरा कर पाता है, उसे नगर पालिका परिषद
या नगर पंचायत का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त होता है। निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो वार्ड के जो वयस्क मतदाता होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। इनके चुनाव की व्यवस्था और इसका नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद की गई है। तो इनके इलेक्शन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। अगर कोई सदस्य किसी कारण से सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है या बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपचुनावों की व्यवस्था भी की जाती है। उस वार्ड के जो मतदाता होते हैं वो दोबारा से वोट डालकर नए प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। इसका भी नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका परिषद का, वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है और उसका कार्यकाल नगर पालिका के कार्यकाल के साथ चलता है। जहां तक सदस्यों के कार्यकाल की बात है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है इनका कार्यकाल, लेकिन बीच में भी राज्य सरकार के द्वारा इस आधार पर उसे भंग किया जा सकता है कि उसे जो कार्य सौंपे गए हैं, जो दायित्व सौंपे गए हैं, वो पूरी निष्ठा के साथ उसे नहीं निभा पा रही है, या किसी एक सदस्य, कुछ सदस्यों को भी राज्य सरकार कर्तव्य विहीनता की स्थिति में हटा सकती है, भ्रष्ट आचरण के आधार पर हटा सकती है, या यदि वो पद के लिए अयोग्य हो गए हैं, जैसे उन्होंने कोई लाभ का पद प्राप्त कर लिया है या किसी अन्य स्थानीय संस्था में वो प्रतिनिधि के रूप में चुन लिए गए हैं या कोई पद धारण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो उस संस्था से त्याग पत्र दे देते हैं या उन्हें पद से हटा दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का गठन इस तरीके से होता है। अब नगर पालिका पर नियंत्रण के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? सबसे पहली बात तो ये कि राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो 5 साल से पहले भी नगर पालिका परिषद को भंग कर सकती है या उसके किसी सदस्य को पद से हटा सकती है। साथ ही नगर पालिका परिषद के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है, उस बजट को अनुमोदन राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा नियंत्रण जिला प्रशासन का स्थापित किया गया है। वो कैसे? कि आपातकालीन स्थितियां जब भी उपस्थित होती हैं, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या कोई मानवीय आपदा आई हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के द्वारा वो सारे कार्य अपने हाथ में लिए जा सकते हैं जिनको सामान्य रूप से नगर पालिका संपादित करती है। तो इस तरह से जिला प्रशासन का भी और राज्य प्रशासन का भी पूरा नियंत्रण नगर पालिका के ऊपर रहता है। अब नगर पालिका कार्य क्या करती है? तो जो नगर पालिका अधिनियम बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1916 में और जिसे संशोधित किया गया 1994 में, उसके अनुसार नगर पालिका और नगर पंचायत के कुछ कार्य निर्धारित किए गए, जैसे जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं नगर पालिका क्षेत्र में, चाहे वो पार्क हो, सड़कें हो, इन सब पर रोशनी की व्यवस्था ये नगर पालिका के द्वारा की जाती है। ये उसके कर्तव्यों में आता है। केवल रोशनी ही नहीं, इन स्थानों पर पानी की व्यवस्था भी उसके द्वारा की जाती है और एक नगर पालिका क्षेत्र की कितनी सीमा है
इस सीमा की देखरेख के लिए सर्वेक्षण कराए जाते हैं नगर पालिका के द्वारा और उस सर्वेक्षण के आधार पर क्षेत्र की सीमाओं में संशोधन भी किया जा सकता है। एक वार्ड की एरिया को घटाकर दूसरे वार्ड में शामिल करना है। ये सारी बातें नगर पालिका के द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से तय की जाती हैं। कहां तक उस नगर का क्षेत्र है, कहां पर दूसरे नगर पालिका का क्षेत्र शुरू हो जाता है या नगर पंचायत का क्षेत्र शुरू हो जाता है, इस बात को सर्वेक्षण के आधार पर नगर पालिका के द्वारा खुद तय किया जाता है। सड़कों की सफाई करवाना ये भी उसकी जिम्मेदारी है और क्षेत्र में जितने भी खतरनाक उद्योग हैं, जैसे ज्वलनशील पदार्थों का निर्माण करने वाले या जहरीली गैसों को उत्सर्जित करने वाले जो उद्योग हैं, उन उद्योगों के विनियमन के लिए व्यवस्था महापालिका के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा स्वयं की जाती है। जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क पर चलने वाले कुत्ते जो हैं या अन्य जो खतरनाक जानवर घूमते हैं, आवारा पशु होते हैं, उनकी समाप्ति या उनके रखरखाव, उनकी व्यवस्था करना, ये भी नगर पालिका की जिम्मेदारी है। वो ये भी देखती है कि नगर क्षेत्र का कौन सा भाग या कौन से भाग रिहायशी दृष्टि से हानिकारक हैं। वहां पर रहने से लोगों का स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करके उनके लिए पृथक व्यवस्था करना, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ये देखना भी नगर पालिका का कार्य है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण पर्यावरण सुधार की दृष्टि से ये भी किया जाता है नगर पालिका के द्वारा। जितनी भी जलापूर्ति है नगर में, चाहे वो घरेलू उद्देश्य से हो, औद्योगिक उद्देश्य से हो या वाणिज्यिक उद्देश्य से हो, वो जलापूर्ति भी नगर पालिका के द्वारा की जाती है। नगरीय क्षेत्र में जितने भी जन्म होते हैं या जितनी भी मृत्यु होती है, उसका पंजीकरण नगर पालिका द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ नगर पालिका का ये भी दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र में मातृ और शिशु कल्याण केंद्र की स्थापना करे, उनकी सहायता करे और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्लिनिक स्थापित करे। आधुनिक नगरों की एक बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो इस समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय करे और इस संबंध में क्लिनिक वगैरह की व्यवस्था करे। पशु अस्पतालों की स्थापना और उनका संचालन ये भी जिम्मेदारी है नगर पालिका की। नगर में प्राइमरी स्कूलों की स्थापना और उनका संचालन, अगर कहीं आगजनी हो जाती है तो फायर ब्रिगेड वगैरह मुहैया कराना, इसकी रोकथाम करना, सहायता करना, ये भी दायित्व बनता है नगर पालिका परिषद का। नगर क्षेत्र में जितनी भी संपत्ति है नगर पालिका की, उन सभी संपत्तियों की सुरक्षा करना भी उसका दायित्व है और नगरीय सुविधाओं की पूर्ति के लिए कैसे अपने वित्तीय स्रोतों का समुचित प्रबंधन किया जाए, नए वित्तीय स्रोतों को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, ये भी देखना उसकी जिम्मेदारी। पशुओं को मारने के लिए जो वधशालाएं हैं, उनका भी नियमन नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं कि काफी समय से इस समय उत्तर प्रदेश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी वधशालाओं में गायों का वध नहीं किया जा सकता। तो अनुचित तरीके से पशुओं का वध न किया जाए। पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से भी ये जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु वधशालाओं के नियमन और नियंत्रण की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद को दी गई है।
इसके साथ साथ संपूर्ण नगर के विकास के लिए जो महायोजना तैयार की जाती है, मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, वो भी नगर पालिका के द्वारा किया जाता है और वही उसका क्रियान्वयन भी करती है। हालांकि पूरे जिले का मास्टर प्लान जिला आयोजन समिति के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन नगर के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने का अधिकार और दायित्व नगर पालिका परिषद का स्वयं का है। नगर में पुस्तकालयों की स्थापना करना, अनाथालय और महिलाओं के लिए खास तौर से आश्रय गृहों का निर्माण करना, उनका प्रबंधन करना, धर्मशालाओं का निर्माण करना, कई यात्री विश्राम गृहों का निर्माण करना, शौचालयों की व्यवस्था, कुओं, पानी, टंकी, ये जितनी भी जन सुविधाएं हैं, इनकी व्यवस्था नगर पालिका परिषद के द्वारा की जाती है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जिला प्रशासन तत्पर रहता है, लेकिन अपने नगर में लोगों को राहत पहुंचाना, उनका प्रबंधन करना, ये नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ साथ ये भी दायित्व निश्चित किया गया है नगर पालिका परिषद का कि वो अपने नगर क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयास करे, भिक्षाटन को नियंत्रित करे। यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, नगरीय संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य केवल नगरीय सुविधाएं मुहैया कराना ही नहीं है, बल्कि 74th अमेंडमेंट के तहत उन्हें सामाजिक न्याय का भी एक साधन माना गया है। उन्हें सामाजिक न्याय की दिशा में भी प्रयत्न करना चाहिए। समाज में, नगर में किसी तरह का सामाजिक भेदभाव ना हो, विभिन्न वर्गों के बीच किसी तरह की दूरी ना आए, ये देखना भी नगर पालिका की जिम्मेदारी बन गई है। नगर में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर कार्य करें, उनमें एक सद्भाव बना रहे, इस बात की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी नगर पालिका की है। तो नगर पालिका परिषद नाना कार्यक्रमों को आयोजित करके अपनी विभिन्न नाट्यशालाओं के माध्यम से या पुस्तकालयों के माध्यम से या अन्य तरीकों से वो इस दिशा में प्रयास कर सकती है। तो ये थी नगर पालिका और नगर पंचायत। अब देखना है कि तीसरे स्तर पर, यानी सर्वोच्च स्तर पर जो नगरीय संस्था स्थापित की गई है, वो कैसे गठित होती है, यानी नगर निगम। नगर निगम जिसकी स्थापना बड़े शहरों के लिए की जाती है, ऐसे शहरों में खास तौर से जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है। ये चूंकि नगरीय संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है नगर निगम, और इसीलिए ये संस्था राज्य सरकार के सीधे संपर्क में रहती है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से ये जिला प्रशासन के अधीन रहती है और उसी में अवस्थित होती है, लेकिन फिर भी इसका सीधा संपर्क राज्य सरकार के साथ बना रहता है। इस निगम की एक सामान्य परिषद होती है और इस परिषद के लिए पार्षदों का चुनाव नगर के निवासियों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। शहर को कई वार्ड्स में विभक्त किया जाता है और हर वार्ड से प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नगर निगम का कार्यकाल भी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के समान ही 5 वर्ष का होता है और इसे भी राज्य सरकार 5 वर्ष से पहले भंग कर सकती है, कार्य में लापरवाही के आधार पर, शक्तियों के दुरुपयोग के आधार पर या भ्रष्ट आचरण के आधार पर। निगम क्या कार्य करता है? नगर निगम नगर के निवासियों को बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। सेवाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है, जैसे
नगर के लोगों के लिए हॉस्पिटल मुहैया कराना, जलापूर्ति की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था, बाजार के लिए स्थान ढूंढना और बाजार का प्रबंधन करना, फायर ब्रिगेड, सड़कों का निर्माण, ओवरब्रिज का निर्माण। बड़े नगरों की एक बड़ी समस्या कचरे का प्रबंधन है, औद्योगिक कचरे का खासतौर से। तो इस अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगम परिषद को सौंपी गई है। सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, पार्क का मेंटेनेंस, एजुकेशन की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का विवरण रखना, ये भी नगर निगम की जिम्मेदारी है। अब नगर पालिका क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में जिन वार्ड समितियों का गठन किया जाता है, उनका प्रावधान 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत किया गया और इन वार्ड समितियों का गठन 3 लाख की जनसंख्या के ऊपर होता है। 3 लाख की जनसंख्या पर एक वार्ड समिति बनाई जाती है और उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जो प्रतिनिधि होता है वो उस समिति का अध्यक्ष होता है। इस समिति में 10 अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं जिनको नगर पालिका परिषद या नगर निगम मनोनीत करते हैं, जैसी भी स्थिति हो। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वार्ड के पंजीकृत मतदाता होते हैं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस वार्ड समिति के सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं अगर उन्हें नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद या नगर निगम में कार्यरत समूह ग का जो अधिकृत कार्मिक होता है वो वार्ड समिति का सचिव होता है। वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होता है यानी उस वार्ड से चुना गया जनता का प्रतिनिधि, उसका कार्यकाल नगर निगम या नगर पालिका परिषद के कार्यकाल के साथ चलता है, यानी जब तक वो नगरीय संस्था का सदस्य रहता है तभी तक वो उस वार्ड का अध्यक्ष भी रहता है। और अगर किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है वार्ड समिति के अध्यक्ष का, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य मनोनीत सदस्य होते हैं वो अपने में से ही समिति का एक अध्यक्ष चुनते हैं और वो अध्यक्ष शेष अवधि के लिए कार्य करता है। इस वार्ड समिति का कार्यकाल भी नगर पालिका या नगर निगम के कार्यकाल के साथ चलता है, यानी जब तक नगर निगम बना रहता है तब तक वार्ड समिति बनी रहती है, जब तक नगर पालिका परिषद बनी रहती है तब तक वार्ड समिति बनी रहती है। तो इस तरह से नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम ये त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन की संस्थाएं उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं। आपने उनके गठन और उनके कार्यों के विषय में जाना। इन सभी पर अलग अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या सामान्य पाठ्यक्रम, सामान्य डिग्री की परीक्षाएं हो।